बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं असद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 24 किस्तें सुन चुके हैं। अब 25वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। बेटा, तुम में हक़ाइक़ का सामना करने की सलाहियत मौजूद है। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस बात के इम्कानात कम ही नजर आते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूंगा। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने तड़प कर कहा, बाबूजी, भगवान के लिए ऐसे शब्द मुंह से ना निकालिए। हम आपकी रिहाई के लिए आखिर तक लड़ेंगे बाबूजी। मेरे लहजे में न जाने क्या बात थी जो बाबूजी ने मजीद कुछ कहना मुनासिब न समझा। उन्होंने एक मरतबा फिर हम तीनों के सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए वैन में सवार हो गए। मुझे इल्म था कि पुलिस वाले भी ये नहीं जानते कि उन्हें कहाँ ले जाया जाएगा, इसीलिए उनसे कुछ पूछना मुनासिब न समझा। हम गमज़दा से वापस आ गए। माता जी मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। बमुश्किल मैंने उन्हें दिलासा देकर चुप करवाया। सुबह तक हम सब निचले कमरे में बैठे रहे। सुबह होते ही मोहल्लेदारों की आमद शुरू हो गई। बाबूजी के ताल्लुकात आमा मोहल्लेदारों से खुशगवार ही रहा करते थे। करीबन सभी मोहल्लेदार उनकी गिरफ्तारी पर इजहार अफसोस कर रहे थे और उनकी रिहाई के लिए कुशाद नजर आते थे। मैंने घर की फिजा को मजीद सुगवार रखना मुनासिब न समझा और प्रकाश और पूनम की मदद से लोगों का शुक्रिया अदा करके वापस भेज दिया। नाश्ता सब ने बड़ी बेदिली से जहर मार किया था और थोड़ी देर बाद ही मैं और प्रकाश पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। खुशकिस्मती से अभी तक बाबूजी थाने में मौजूद थे। थानेदार ने कमाल मेहरबानी से काम लेते हुए हमें इजाजत दे दी कि हम बाबूजी को नाश्ता करवाते। प्रकाश को मैंने नाश्ता लेने भेज दिया और खुद हवालात की सलाखों के नजदीक बैठकर बाबूजी से बातें करने लगा। वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहे थे। प्रकाश के जाते ही वो अचानक खामोश हो गए। यूं दिखाई देता था जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। मैं हैरानगी से उनके मुंह की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो अचानक बोलते बोलते कहीं खो गए थे। फिर सोच के गहरे सागर से उभरते हुए चंद सेकंड बाद ही उन्होंने अपने चारों इतराफ का जायजा लिया। तमाम थाने के मुलाजमीन अपने अपने काम में मसरूफ थे। कोई हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं था। सिर्फ थाने में अपने काम से आने वाले लोग कभी कभी हवालात के करीब से गुजरते हुए एक नजर हमारी तरफ देख लिया करते थे। प्रकाश बेटा, जरा नजदीक हो जाओ। बाबूजी की आहिस्ता और पुरस्कून आवाज सुनाई दी। मैं सलाखों के बिल्कुल नजदीक हमतनगोश होकर बैठ गया। बेटा, वो राज जो आज तक मैंने तुम्हारी माता को नहीं बताया था, आज तुम्हें बताने लगा हूँ। मुझे ये तो इल्म नहीं कि मुझे तुम पर इतना अंधा विश्वास क्यों है। हालांकि मेरी सियासी तरबियत इस बात की हरगज इजाजत नहीं देती कि मैं किसी पर इस हद तक एतमाद करूं। बेटा, वक्त बहुत कम है और बातें बहुत ज्यादा। मैं मुख्तसर बात करूंगा। यहाँ सबकी नजरों में मैं एक कम्युनिस्ट पार्टी का वर्कर हूँ। हकीकत में मेरा ताल्लुक नक्सल बाड़ियों से है और पुलिस आपको अमरीक सिंह वाले मामले में शायद पकड़ कर लाई है। मुझे भी वक्त की कमी का एहसास था और इससे मुनासिब मौका भी कभी मुयस्सर ना आता। तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ? बाबूजी हैरत से मेरी तरफ देखते रह गए थे। बाबूजी, क्षमा कर दीजिए, मैंने उस रोज आपकी खुफिया मीटिंग सुन ली थी और जलंधर में अमरीक सिंह के हाथों पुलिस कप्तान की मौत का नजारा भी किया था। मैंने कहता था जरूर तुम में कोई ऐसी चीज है जो मुझे तुम पर। उन्होंने मेरी तरफ उस मर्तबा तहसीन और हैरत भरी मिली जुली नजरों से देखा था। बाबूजी, काश मैं आपको बता सकता कि मैं कितना बेकरार हूँ नक्सल बाड़ियों के हेड से मिलने के लिए। मैं आपका मिशन जारी रखना चाहता हूँ बाबूजी। मेरे एतमाद भरे लहजे ने उनके चेहरे पर खुशी की लहर दुरा दी। बूढ़ा कामरेड चंद लम्हों के लिए फिर कहीं खो गया। इस मर्तबा जब वो जागा तो मेरे सामने बाबूजी के बजाय नक्सल बाड़ी बैठा था। प्रकाश बेटे, मेरा मकसद इतना अजीम है कि इसके सामने बड़ी सी बड़ी कुर्बानी भी हीच नजर आती है। तुम मेरी तौक़्क़ात से बढ़कर ज़हीन साबित हुए हो। मेरा दिल नहीं चाहता था कि तुम्हें भी इस आग में झोंक दूं जिसका ईंधन मैं खुद बन चुका हूँ, लेकिन मेरा मन गवाही देता है कि तुम अजीम इनकलाब के लिए बहुत कुछ कर सकोगे। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि इस राज को अपनी जान से बढ़कर अजीज रखना। मैं तुम्हें अपनी कौंसल में भेज रहा हूँ और खुद मुतमिन होकर जेल जा रहा हूँ। मुझे फख्र है कि मैंने संगठन को बहादुर कामरेड मुहैया करके अपना खिलाफ पूरा ही नहीं किया बल्कि तहरीक की बहुत बड़ी खिदमत की है। एक फ़ोन नंबर उन्होंने मुझे जुबानी याद करने के लिए कहा, जहां एक मखसूस शख्स के बोलने पर एक मखसूस कोड वर्ड दोहराने के बाद मुझे अगली हदायत मिलनी थी। बात मुकम्मल करने के बाद बाबूजी ने सलाखों में से दोनों हाथ बाहर निकालकर मेरा हाथ मजबूती से दबाते हुए कहा, पूनम के साथ ये शायद बहुत बड़ी ज्यादती होगी, लेकिन मेरी बेटी मुझे क्षमा कर देगी। उनके चेहरे से मुसर्रत फूट फूट पड़ती थी। प्रकाश वापस आ गया था। हम दोनों भी उसे देखते ही अपनी दुनिया में वापस आ गए। थाने से वापसी पर हमने कम्युनिस्ट पार्टी के मकामी दफ्तर का रुख किया, जहाँ एक हंगामी इजलास बाबूजी के अचानक डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत गिरफ्तारी के सिलसिले में हो रहा था। हमारा खैर मकदम बड़ी गर्मजोशी से किया गया। यहीं मैंने उस रोज
खुफिया मीटिंग में नजर आने वाले 2-3 चेहरे भी देखे। वो लोग बाबूजी की गिरफ्तारी पर सख्त एहतजाज कर रहे थे और इस सिलसिले में एक जलसे और जुलूस का प्रोग्राम भी तय पा रहा था। मेरा माथा ठिनका। इस तरह तो ख्वामख्वाह CID को अपने पीछे लगाने वाली बात थी। फिर इस हंगामे का फायदा ही क्या था। 3 माह से पहले तो बाबूजी की वापसी नामुमकिन थी। भारतीय आईन की कोई दफा ऐसी नहीं थी जो उन्हें राहत दिला सकती। मैं और प्रकाश एक कोने में उनके भाषण सुन रहे थे। बिलाकर मैं उठ खड़ा हुआ। सब लोग मुझे बाबूजी के दामाद की हैसियत से जानते थे। बाबूजी ने उन्हें बताया था कि मैं उनके एक अनजानी दोस्त का बेटा हूं और अकेला होने के कारण उनके यहाँ मुंतकिल हो गया हूं। मैंने उन लोगों से दरख्वास्त की कि वो खामखा बात का पतंगड़ ना बनाए। उनके जलसे जुलूस से और तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा, अलबत्ता बाबूजी की जेल यात्रा जरूर लंबी हो जाएगी। इस तरह तो मुमकिन है वो 3 माह बाद वापस घर लौट आए। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो हंगामे करने की बजाय एक कमेटी तरतीब देकर आला अफसरान से मिलें और बाबूजी की पुरअमन सरगर्मियों पर गिरफ्तारी की वजह दरियाफ्त करें। उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए तो बेहतर है। अभी तो किसी को इस बात का भी इल्म नहीं था कि उन्हें किस इल्जाम के तहत नजरबंद किया गया है। मेरी बात में उन्हें कुछ वजन महसूस हुआ और थोड़ी सी रद्दोखत के बाद वो लोग एक कमेटी तरतीब देने पर आमादा हो गए, जिसने चंडीगढ़ जाकर होम सेक्रेटरी से मुलाकात करनी थी। बाबूजी गो के कम्युनिस्ट पार्टी के मकामी लीडर थे, लेकिन रायकोट में मौजूद दूसरी सियासी जमातों के वर्कर भी उनका एहतराम करते थे। मैंने इस बात को उनके हक में इस्तेमाल करने के लिए दूसरी जमातों के चीदा वर्करों से भी मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि वो इस मामले को खालिस इंसानी नुक्ता नजर से देखें और इस सिलसिले में कुछ न कुछ करें। मेरी कोशिशों से बिलाकर मुख्तलिफ जमातों के साथ सरकर्दा अफराद की कमेटी तरतीब पा गई, जिसने होम सेक्रेटरी और पुलिस जनरल से मिलकर इस मामले में हमारी हर मुमकिन मदद का वादा कर लिया। यहाँ से मुतमईन होकर करीबन दोपहर के वक्त हम घर पहुंचे। प्रकाश पर मेरी शख्सियत का यह पहलू आज पहली मर्तबा खुला था। मैंने जिस चालाकी और होशियारी से काम लेकर यह सारा मामला तय किया था, इस पर वो अशश कर उठा। जब घर पहुंचकर गम से नढाल माता और मौसी जी को उसने मेरे ताज़ा कारनामे से आगाह किया तो उनके पुरमज़दा चेहरे खिल उठे और बारी बारी मुझे गले से लगाकर उन्होंने मेरी उम्र दराजी की दुआ मांगी। मेरी फरासत पर करीबन सारे ही घर वाले मेरे गर्विदा हो रहे थे। सालक राम को न जाने कैसे बाबूजी की गिरफ्तारी की इत्तला मिली थी। वो भी 3-4 घंटे की छुट्टी लेकर आ गया था। जब प्रकाश ने उसे सुबह से अब तक की रुदात बढ़ा चढ़ाकर बयान की तो वो भी हैरान रह गया। तन्हाई मुयसर आते ही वो मुझसे गोया हुआ, भैया मैं आपको इतना भी नहीं जानता जितना बाबूजी जानते हैं। जब मुझे माता जी से पूनम और आपकी निस्बत का इल्म हुआ तो मैं खामोश रहा कि एक अजनबी के हाथ अपनी बहन का हाथ देकर कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन अब मुझे एहसास होने लगा है कि बुजुर्गों के फैसले कभी गलत नहीं हुए। आप हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं इसका बदला इस जन्म में तो शायद हम में से कोई न दे सके। छोड़ो यार, तुम किस चक्कर में पड़ गए, अपनी नौकरी की सुनाओ। मैंने उसकी तकरीर को दरमियान से उचक लिया और उसे अपने मतलब की तरफ ले आया। उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट की गुफ्तगू के दौरान सालक राम ने मुझे हवाई अड्डे पर होने वाली एक बात से आगाह कर दिया। वो मेरे बगैर पूछे ही मुझे सब कुछ बताता जा रहा था और मैं बज़ाहिर लापरवाही का मुजाहिरा करते हुए उसकी मामूली से मामूली बात को भी ज़हन नशीन करता चला गया। दरअसल हंगामी हालात की वजह से अफवाज की नकलो हरकत इतनी तेजी से हो रही थी और मुख्तलिफ तब्दीलियां इतनी जल्दी अमल में आ रही थी कि आज की इत्तला 2-3 रोज बाद पुरानी दिखाई पड़ती थी। मेरे लिए अपने टारगेट से मुसलसल इन टच रहना जरूरी था। यही वजह थी कि मैं भी ताज़ा तरीन मालूमात की जुस्तजू में रहता था, जिनका एक बेहतरीन जरिया कारपोरल सालक राम और फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार थे। बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें जानने के लिए जासूस को सरधड़ की बाजी लगाना पड़ती थी और जिन्हें दूसरे एजेंट जान जोखों में डालकर जान पाते थे, वो मुझे बोनस में मिल जाती थी। मुमकिन है किसी हद तक इस बात में मेरी तरबियत और चालाकी को दखल भी हो, लेकिन अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत के बगैर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता था। ऐसे मौके पर मेरा दिल बेइख्तियार जज्बा शुक्र से भर जाता और मेरा ईमान उस पर और पुख्ता होने लगता था कि अल्लाह ताला अपने रास्ते पर चलने वालों को कभी फरामोश नहीं करते। पिंटू को बाबूजी से कुछ ज्यादा ही उनस था। वो बेचारा खासा परेशान हो रहा था। मैंने उसे भी बहलाया और वादा लिया कि वो कल से जरूर स्कूल जाएगा। माता और मौसी जी अब काफी मुतमईन हो गई थी, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ खाना खा लिया। सालग्राम की छुट्टी का वक्त खत्म हो रहा था। वो मुझसे गर्मजोशी से बगलगीर होकर चला गया। मैंने उससे दरख्वास्त की थी, ऐसे खतरनाक हालात में ज्यादा कौम को उसकी जरूरत है, वो खामखा परेशान न हो, मैं खुद उससे वक्तन फवक्तन मिलता रहूंगा। जवाब में वो कौम को बड़ी गंदी किस्म की गाली से नवाज कर मुस्कुराता हुआ बस में सवार हो गया जो उसे हवाई अड्डे तक ले जा रही थी। शाम तक घर वाले करीबन नॉर्मल हो चुके थे। प्रकाश भी मेरे कहने पर लुधियाना चला गया। मैं रायकोट ही रह गया क्योंकि मुझे रिहाई कमेटी के साथ अगले चंद रोज चंडीगढ़ जाना था। पूनम को मैंने इसी असना में सब
सब कुछ समझा दिया था और उससे वचन ले लिया था कि वो ना तो खुद परेशान नजर आएगी और ना ही माताजी, मौसी और पिंटू को गमगीन होने देगी। रात तक मैंने घर की नफ्सियाती फिजा इतनी बदल दी कि वो लोग बाबूजी की गिरफ्तारी को मामूल के वाकयात का ही एक हिस्सा समझने लगे। रात काफी देर गए तक पूनम मेरे कमरे में मौजूद रही। हम दोनों सब कुछ भूलकर मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाबों के ताने बाने बुनते रहे। पूनम इन खाकों में ऐसे ऐसे हसीन रंग भरती थी कि एक दफा तो सब कुछ भूलकर उन पर यकीन करने को जी चाहने लगता था, लेकिन हकायक की तलखियां मुझे हर दफा ऐसे हसीन मौके पर अपनी दुनिया में वापस ले आती और मुझे ये सब कुछ किसी और ही आलम का हिस्सा दिखाई देने लगता। पूनम, उसके कुर्ब की महक, मुस्तकबिल के सुनहरे सपने, सब कुछ राख की तरह यूं उड़ जाते जैसे उनका कोई वजूद ही न था। मैं हकायक की दुनिया में लौट आता जहां मेरे प्यारे मुल्क की लाखों सुहागने पूनम का रूप धार कर मुझे पूछने लगती कि मैंने उन्हें भुला तो नहीं दिया। जासूस अपने मुल्क की आंखें होता है और जिनकी सरहदों की निगहबान आंखें जागती हूँ उसके मकीनों को ही सुख की नींद सोने का हक हासिल होता है। मैं उनके इस सवाल का जवाब अपने ज़मीर से मांगता तो एक तमानियत और कल्बी इत्मीनान की कैफियत मुझ पर छा जाती। मेरा ज़मीर मुतमईन था, मैंने उन्हें कभी फरामोश नहीं किया था। मेरे देश के बासी तो मेरे वजूद का हिस्सा बन गए थे और अपने ईमान की हद तक मैं उनकी हिफाजत करता था। मेरे जीते जी उन पर आंच आ जाए इस बात का तसव्वुर ही मेरे लिए अंधोनाक होता था। अगले रोज मैं और मोहल्ले के दूसरे 6 सरकर्दा अफराद चंडीगढ़ रवाना हो गए, जहां दूसरे रोज बमुश्किल हमें होम सेक्रेटरी से मुलाकात का मौका मिला। काफी देर तक सर खपाने के बाद उसने हमसे वादा किया कि अगर बाबूजी के खिलाफ एक ज़ेरे तफ्तीश इतला जो उसने हमें बताने से इनकार कर दिया था सही साबित न हुई तो उन्हें 3 माह के बाद रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन 3 माह से पहले उनकी रिहाई नामुमकिन है। वो ज़ेरे तफ्तीश इतला क्या थी मुझे उसका इल्म पहले ही था, लेकिन कमेटी के दूसरे अरकान ने बिलाकर सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो से राब्ता कायम करके उसका पता लगवा लिया। CIB के मुताबिक बाबूजी का ताल्लुक इंतहा पसंद नक्सल बाड़ियों से है, लेकिन इत्मीनान बख्श बात ये थी कि उनके खिलाफ अभी तक कोई बात पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी थी। उनके नक्सल हेड होने की वजह से वही कमेटी के अरकान 2 ग्रोहों में बट गए। एक ने उनकी हमायत से बिल्कुल इनकार कर दिया था, लेकिन जब मैंने उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि किसी इंटेलिजेंस के टाउट ने महज अपने नंबर बनाने के लिए बाबूजी के खिलाफ झूठी इतला दे दी है जो तफ्तीश के बाद भी कभी सच साबित नहीं होगी, तो उनका गुस्सा ठंडा हुआ। 2 रोज के बाद हम रायकोट वापस आ गए और मैंने घर वालों को यकीन दिला दिया कि बाबूजी 3 माह के बाद रिहा हो जाएंगे। उन्हें लुधियाना जेल में रखने की हमारी दरख्वास्त होम सेक्रेटरी ने मंजूर कर ली थी और हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात की इजाजत भी मिल गई थी, जो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। पहली मरतबा मुझे भारतीय आला इंतजामिया को करीब से देखने का मौका मिला और मुझे हैरानगी इस बात की थी कि आखिर ये निज़ाम चल रहा है तो कैसे। इंतजामिया को कोई अहलकार ऐसा नहीं था कि जिसका मुतल्लक ईमानदार होने की शहादत दी जा सके। हत्ता कि इंटेलिजेंस वालों ने महज 200 रुपए लेकर इंतहाई खुफिया फाइल की नकल हमें फराहम कर दी थी। थोड़ी तनख्वाहें, बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी ने भारतीय आवाम का इखलाकी दिवालिया निकाल रखा था। उनका ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा था, चाहे वो किसी भी तरह हासिल हो। यहाँ से मुतमिन होकर अब मैं लुधियाना जा रहा था, जहाँ मुझे बाबूजी के दोस्तों से राब्ता कायम करना था। मेरी सलाहियतों का इम्तिहान असल में अब होने वाला था, वो इस तरह के मैं नक्सल बाड़ियों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता हूँ या वो मेरे जरिए अपना उल्लू सीधा करते हैं। लुधियाना में मैं और पूनम इकट्ठे ही पहुंचे थे। वो तो कॉलेज चली गई, जबकि मैं अपने मिशन पर एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से मैंने बाबूजी वाला नंबर धड़कते दिल से घुमाया। दूसरी तरफ से फोन उठाने वाले ने हेलो कहा और मैंने उसे वो नाम बता दिया जो बाबूजी ने मुझे बताया था। चंद लम्हे तवक्कुफ करने के बाद दूसरी तरफ से मुझे होल्ड करने के लिए कहा गया। फिर एक दूसरी आवाज फोन पर सुनाई दी। दरियाफ्त करने पर मैंने वहां भी वही नाम दुहरा दिया। इस मरतबा जवाब सही मौसूल हुआ और हमने अपने कोड अल्फाज का तबादला कर लिया। फोन मौसूल करने वाले ने वो जगह दरियाफ्त की जहां से मैं बोल रहा था और मुझे उसके करीब ही एक होटल में बैठने को कहा गया। आने वाले ने अपनी एक मखसूस निशानी भी बता दी थी। करीबन 20 मिनट बाद एक सिख नौजवान को मैंने होटल में दाखिल होते देखा। उसने रुककर एक नजर हाल में बैठे लोगों पर डाली और सीधा मेरी मेज की तरफ आ गया। निशानी के मुताबिक एक सुर्ख फूल उसने नीले रंग के कोट में टांग रखा था और सर पर पीले रंग की पगड़ी बांधी हुई थी। सत श्री अकाल, मैंने उसे मुखातिब किया। जवाब में उसने भी फतह भुलाई और दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। मैंने जानबूझकर हाल के एक कोने में रखी मेज मुंतखब की थी ताहम हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकें। आने वाला गो के सिख था, लेकिन उसके साथ चंद मिनट गुफ्तगू करने के बाद मुझे उसके सिख होने पर शक गुजरने लगा। वो मेरी तौक़ात से बढ़कर ज़हीन साबित हुआ था। बहुत नपी तुली गुफ्तगू कर रहा था और खासा सुलझा हुआ मालूम होता था। नुवारद ने अपना नाम मनोहर सिंह बताया था। उसने करीबन 1 घंटा तक मेरा इंटरव्यू लिया। मेरा माजी हाल और मुस्तकबिल के इरादे, तालीम, तजुर्बा, मुतालिया, मोहब्बतें, नफरतें, कौन सा ऐसा मौजू था जिस पर हमने बहस नहीं की थी। बहस दफा तो मुझे उसके सवालात से उलझन होने लगती थी, लेकिन जिस तंजीम से मेरा वास्ता पड़ने वाला था उसमें शमूलियत के लिए भी बहरहाल कुछ तगाजे थे जिन्हें पूरा करना जरूरी था। करीबन आध घंटा बाद
जब हम अलग हुए तो उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाते हुए मुझे कॉमरेड कहकर अलविदा किया था, जिसका मतलब ये था कि वो मुझसे मुतमिन होकर जा रहा है। मैंने उसे ये इत्तला दे दी थी कि मुझे पिस्तौल और राइफल चलाना आता है। उसने रुखसत होते वक्त कहा था कि अगले चंद रोज में वो लोग खुद मुझसे राब्ता कायम करेंगे। यहाँ से फरागत पाकर मैं प्रकाश के पास आ गया, जहाँ सुदर्शना बाबूजी की गिरफ्तारी का अफसोस करने आई हुई थी। दोपहर के बाद पूनम भी आ गई, क्योंकि हमने इकट्ठे ही वापस रायकोट जाने का प्रोग्राम बनाया था।